everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to study a very important concept of sociology that we study under the topic of M.N. Srinivas. It is संस्कृताइजेशन. ये बहुत ही important concept है जो हमें इन्होंने दिया था. इनका नाम है M.N. Srinivas, a very important Indian sociologist जो हमें sociology में पढ़ना होता है. I am your educator Bhairavi Bharadwaj and this is my Telegram channel. If you are a sociology student and you are preparing for any kind of sociology exam, आप Telegram को जरूर से join कर लीजिएगा. So let's start the class and understand what is संस्कृताइजेशन. So संस्कृताइजेशन टर्म हमें दिया था M.N. श्रीनिवास ने, जो कि बहुत ही important इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्हें हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं. He defined the process by which a low caste or tribe or other group take over the custom, ritual, belief, ideology, style of life of a high and particular twice born यानी द्विज कास्ट. सी यहाँ पे twice born या द्विज कास्ट का मतलब है ब्राह्मण या फिर अपर कास्ट जो होती हैं. ठीक है, शूद्रास के अलावा जो कास्ट होती हैं वो अपर कास्ट हम लोग उन्हें मानते हैं और उनको हम कहते हैं twice born यानी द्विजा कास्ट. अब यहाँ पे समझना ये है कि संस्कृताइजेशन होता क्या है. संस्कृताइजेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, जिससे कि जो लो कास्ट और लो ट्राइब के लोग हैं वो हाई कास्ट या हाई ग्रुप के जो लोग हैं उनकी चीजों को अडेप्ट कर लेते हैं. ठीक है, उनकी चीजों को कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके कस्टम्स को, उनके रिचुअल्स को, उनके बिलीव्स को, है ना. जो अपर कास्ट मानता है, जो ब्राह्मण मानता होगा, वही ये लोग भी मानने लगते हैं. उन्हीं की तरह इनका लाइफ स्टाइल भी हो जाता है. ठीक है, तो ये एक तरह का इंडोजेनस सोर्स ऑफ सोशल चेंज है. मतलब अंदर से थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बाहरी रूप में हमें ज्यादा चेंजेस नहीं दिख रहा है. He used it to describe the process of cultural and social mobility. तो यहाँ पे लोगों की कल्चरल और सोशल मोबिलिटी हो रही है. ठीक है, कहाँ? ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी में. अब इस पूरे कॉन्सेप्ट की बात जो की है वो इन्होंने की है इस किताब में, जो कि आपको याद रखनी है विद द ईयर. कब ये किताब आई थी ये भी आपको याद रखना है. ठीक है, अभी आगे और भी डिटेल में हम संस्कृताइजेशन को पढ़ेंगे, बट आई होप यहाँ पे आपको बेसिक्स थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा. Sanskritization refers to a process that pertains to cultural and social mobility and it existed even before onset of colonialism. तो कोलोनलिज्म जब से आया यानी लोगों ने एक दूसरे के ऊपर कॉलोनी बना के और उस पर रूल करना स्टार्ट किया, उस टाइम से ये प्रोसेस था. ठीक है, इट स्टार्टेड इन इंडिया ओनली आफ्टर अराइवल ऑफ ब्रिटिश. बट इंडिया में ये कब स्टार्ट हुआ? जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ चुके थे. The idea is path-breaking also because it introduced and validated field work as an essential component in developing and understanding of Indian society. तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क स्टार्ट हो चुका था, इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें पता चली. तो अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या था. Its influence can be seen in language, literature, ideology. जो भी देखो कल्चरल के पार्ट है ना ये सब, आइडियोलॉजी, म्यूजिक, उस एरिया का, उस सोसाइटी का ड्रामा, डांस, इन सब में हमें इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिला. द प्रोसेस गेन मोमेंटम आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैसेंड द प्रोसेस एंड इट इम्पैक्ट वाज फेल्ट इन इवन रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ एरिया. तो जब ब्रिटिशर्स आए थे उसके बाद से हमें संस्कृताइजेशन का जो प्रोसेस है वो तेजी से देखने को मिला. उसका रीजन क्या था? प्रोसेस, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ चुके थे, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ चुका था, काफी कुछ चेंजेस हो गए थे इंडियन सोसाइटी में, जिसकी वजह से लोगों का चेंज होना भी स्टार्ट हो गया था. इन हिज स्टडी अमंग द कुर्ग्स, याद रखना इन्होंने कुर्ग पे स्टडी की है जो कि बुक का नाम ही है. ही फाउंड दैट लोअर कास्ट इन ऑर्डर टू रेज देयर पोजीशन इन द कास्ट हायरार्की adopted some brahminical custom and gave up some of their own which were considered impure. तो इन्होंने किया क्या था? लोअर कास्ट के जो लोग थे उन्होंने हायरार्की में ऊपर आने के लिए कि उनकी जो पोजीशन है सोसाइटी में वो इम्प्रूव हो, उन्हें भी ठीक से क्या कहते हैं, ठीक से उनके साथ बिहेव किया जाए, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ चीजें ब्राह्मण्स की अडॉप्ट कर ली, ले ली, और कुछ चीजें अपनी जिनको लोग इम्प्योर मानते थे वो उन्होंने गिव अप कर दी, छोड़ दी. जैसे कि उन्होंने मीट का खाना छोड़ दिया. ठीक है, उन्होंने लिकर यानी शराब पीना छोड़ दिया. उन्होंने जो एनिमल की सैक्रिफाइस करते थे वो गॉड के लिए, वो करना उन्होंने छोड़ दिया. तो इस तरह की चीजें वो छोड़ते गए ताकि उनका भी जो पोजीशन है सोसाइटी में वो ब्राह्मण जैसा आ पाए, लोग उन्हें भी ठीक से ट्रीट करें. दे इमिटेटेड द ब्राह्मण्स इन मैटर ऑफ ड्रेस, फूड, रिचुअल. इमिटेट मीन्स होता है कॉपी करना. तो इन्होंने ब्राह्मण्स की ड्रेस, फूड, रिचुअल को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया.
by doing so within a generation so they could claim higher position in local social order, ताकि टाइम टू टाइम जब जनरेशन टू जनरेशन बीतेगा एक टाइम पे ये होगा कि उनको भी हायर पोजीशन जैसा ट्रीट करने लगेंगे, ठीक है। दे थॉट दैट हायर कास्ट शुड एक्सेप्ट देम एज देयर इक्वल। मेन बात क्या थी कि वो चाहते थे कि हायर कास्ट भी उनको एक्सेप्ट करें इक्वल्स की तरह, ठीक है, और उनको भी ऑनर और डिग्निटी के साथ ट्रीट करें। सी होता क्या था कि पहले के टाइम पे जो इवन अभी भी होता है बहुत सारे विलेजेस में कि जो हायर कास्ट के लोग होते हैं वो लोअर कास्ट को बहुत ही गंदी तरह से ट्रीट करते हैं, उनको उनके साथ इनह्यूमन बिहेवियर करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उनकी कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं जिसके लिए वो उनको ऐसा ट्रीट करते हैं कि तुम ऐसे गंदे काम करते हो, तुम मीट खाते हो, तुम लिकर कंजम्पशन करते हो, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया संस्कृताइजेशन में कि उन्होंने ये सब गिव अप करना छोड़ दिया। ओके, टू डिनोट दिस प्रोसेस ऑफ सोशल मोबिलिटी श्रीनिवास हैड फर्स्ट यूज द टर्म ब्राह्मणाइजेशन। तो सबसे पहले संस्कृताइजेशन को श्रीनिवास ने क्या कहा था? ब्राह्मणाइजेशन। बट इन्होंने लेटर ऑन इसको संस्कृताइजेशन में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ब्राह्मण की प्रति नहीं हो रहा था, मतलब ब्राह्मण को हायर कास्ट समझ के नहीं हो रहा था। जो लोअर कास्ट के लोग थे वो क्षत्रिय वैश्य को भी मानकर और अपने आप को चेंज कर रहे थे उनकी तरह, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे या तो कमेंट में पूछिएगा या फिर मेरे टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। Now we will understand the main features of Sanskritization. Sanskritization of a group has usually the effect of improving its position in local caste hierarchy. तो इसमें हम देखते हैं कि जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनका जो पोजीशन है वो इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। वर्णा फ्रेमवर्क तो आपको पता ही होगा जिसमें एक हायरार्की होती है, सबसे ऊपर एक हाई कास्ट वाला होता है, सबसे नीचे जो होता है वो लो कास्ट वाला होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, पोजीशन जो है लोगों की वो इंक्रीज हो गई जो लो कास्ट के हैं, ठीक है। इट सजेस्ट अ प्रोसेस वेयर बाय पीपल वांट टू इम्प्रूव देयर स्टेटस। लोग अपना स्टेटस भी इम्प्रूव करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने नेम्स, कुछ नेम्स उन्होंने अडॉप्ट करना शुरू किए, कुछ कल्चर्स को उन्होंने अडॉप्ट किया, ठीक है। द रेफरेंस मॉडल इज यूजुअली फाइनेंशियली बेटर ऑफ एज वेल। तो फाइनेंशियली बेटर था रेफरेंस मॉडल, जिसको भी वो रेफरेंस का टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है कि रेफरेंस ग्रुप क्या होता है। तो अगर वो आपको नहीं पता है, आप यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ, आप इसे जरूर देखिएगा, ठीक है। तो वो थ्योरी अगर आपको समझ में आई है तो आपको ये पॉइंट भी समझ में आएगा कि संस्कृताइजेशन किस तरह से रेफरेंस मॉडल को के हिसाब से चल रहा था, ठीक है। इट इज अ प्राइमरली अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस मेनली विद इन हिंदू स्पेस। ज्यादातर इस चीज को हमें हिंदू स्पेस में देखने को मिला, बट श्रीनिवास ने यह भी बोला कि ऐसा नहीं है, आउटसाइड हिंदुइज्म भी हमें ये प्रोसेस देखने को मिलता है। In those areas where a highly Sanskritized caste was dominant, the culture of entire region underwent a degree of Sanskritization. तो जहाँ पे ऐसे एरियाज में जहाँ पूरा का पूरा सारी कास्ट ही संस्कृताइज थी और वो डोमिनेंट थी, उस एरिया में हमें बहुत ज़्यादा डिग्री ऑफ संस्कृताइजेशन देखने को मिल जाता है। श्रीनिवास आर्ग्यूड दैट सिंस संस्कृताइजेशन इम्प्रूव्स द पोजीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन इस पॉइंट से आए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये पॉइंट, जल्दी से देखते हैं। श्रीनिवास आर्ग्यूड दैट सिंस संस्कृताइजेशन इम्प्रूव्स द पोजीशन ऑफ अ ग्रुप only in local caste hierarchy, it doesn't necessarily lead to any structural change. बात समझिए, एक लोकेलिटी में अगर आप दूसरी कास्ट की चीटिंग कर करके चेंज हो रहे हो तो पूरे स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। इट इज व्यूड एज अ प्रोसेस दैट फैसिलिटेटेड सोशियो कल्चरल मोबिलिटी। तो मोबिलिटी को ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है इन इंडियन सोसाइटी, ठीक है। क्योंकि कास्ट का जो चीज है जो हम पढ़ते हैं, कास्ट वो एक क्लोज्ड इंस्टीट्यूशन है ना। क्लोज्ड क्यों है? क्योंकि उसमें अस्क्राइब्ड स्टेटस होता है। आप अगर चाहे आप कुछ भी अचीव कर लो लाइफ में, आपका कास्ट सेम ही रहेगा, इसीलिए उसको कहा जाता है क्लोज्ड। तो ये एक तरह की संस्कृताइजेशन जो है वो अलाउ करता है सोशियो कल्चरल मोबिलिटी इंडियन सोसाइटी में हो सके। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में जरूर से पूछिएगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हमें देखनी है जो दूसरे सोशियोलॉजिस्ट ने संस्कृताइजेशन के बारे में बोली हैं। योगेंद्र सिंह ने कहा कि इट इज कल्चरली स्पेसिफिक केस ऑफ यूनिवर्सल मोटिवेशन टुवर्ड एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन ऑफ द कल्चर ऑफ द हायर ग्रुप इन द होप ऑफ गेनिंग इट्स स्टेटस इन फ्यूचर। तो इन्होंने कहा कि इसमें क्या होता है कि एक यूनिवर्सल चीज है, ठीक है,
और जो भी लोग इसको सोच के अपने आप को चेंज करते हैं वो एक एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन करते हैं। दैट मीन्स कि आगे जाके शायद उनको भी वही स्टेटस मिल जाएगा जो हायर ग्रुप का है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन इज अ बिग बिग कीवर्ड फॉर योगेंद्र सिंह। He writes there are two levels of meaning which are implicit in संस्कृताइजेशन। तो संस्कृताइजेशन को इन्होंने दो तरह के मीनिंग्स में बताया है। पहला है हिस्टोरिकल, दूसरा है कॉन्टेक्चुअल। हिस्टोरिकल refers to those processes in Indian history which led to changes in various caste। तो अगर बहुत सारे हिस्ट्री में हम देखें, बहुत सारी कास्ट में अगर चेंजेस हुए हैं तो हम एक तो इस तरह से इसे देख सकते हैं। दूसरा है कॉन्टेक्चुअल सेंस, इट डिनोट्स कंटेम्प्रेरी प्रोसेस। तो अभी जो प्रोसेसेस हैं, जो अभी चेंजेस हो रहे हैं अपर कास्ट लोअर कास्ट में, वो हम देख सकते हैं थ्रू दिस संस्कृताइजेशन मॉडल। संस्कृताइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जरूरी नहीं है कि सिर्फ एम.एन. श्रीनिवास से ही क्वेश्चन आएगा। दूसरे लोग जिन्होंने उसके बारे में कुछ भी बोला है तो उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है मैंने इसमें कुछ बातें ना ऐड की हूँ, तो अगर मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा पता चलेगा मैं कमेंट में उसे ऐड कर दूंगी। प्लीज आप कमेंट सेक्शन रेगुलरली चेक करते रहिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि क्या न्यू ऐड है या फिर क्या एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ही ज्यादा पास है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बेसिक आइडिया हो, चीजों का मतलब पता हो, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन देखने के बाद आपको प्रॉब्लम ना हो। डी.एन. मजुमदार ने कहा था कि इट इज रॉन्ग टू अज्यूम द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन एज यूनिवर्सल। इन्होंने क्या कहा था कि संस्कृताइजेशन यूनिवर्सल नहीं है। इनकी स्टडी थी मोहन विलेज में, उत्तर प्रदेश में, जहां पे इन्होंने ये चीज देखी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। देन हेरोल्ड डी गोल्ड ने कहा था कि द मोटिव बिहाइंड संस्कृताइजेशन इज नॉट ऑफ कल्चरल इमिटेशन पर से बट एन एक्सप्रेशन ऑफ चैलेंज एंड रिवॉल्ट अगेंस्ट सोशो इकोनॉमिक डेप्रीवेशन। तो इन्होंने जो उस टाइम पे प्रॉब्लम्स थी सोशल में, इकोनॉमिक्स में, हमारे लोगों की, रिच और पुअर वगैरह, तो उससे इन्होंने इसको कनेक्ट करके कहा कि संस्कृताइजेशन का जो मेन मीनिंग, जो मेन मोटिव था वो ये नहीं था कि कल्चरल इमिटेशन करना है, बट हमें अपनी सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसे इम्प्रूव करना है। ठीक है। मैकिम मैरियॉट ने कहा था कि संस्कृत राइट्स आर ऑफन एडेड ऑन टू नॉन संस्कृत राइट्स विदाउट रिप्लेसिंग देम। तो ये एक इन्होंने लाइन बोली थी जो इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप सोशियोलॉजी स्टूडेंट हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए। CUET की प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दी है, इसे आप देख सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने 5 मिनट्स और स्पेशल क्लास में करे हैं, तो आप इन्हें भी जाकर देखिएगा, जरूर से पढ़िएगा। इसके अलावा अगर आपको MCQs प्रैक्टिस करने हैं तो ऑलरेडी देखिए 21 वीडियोस मैंने बनाए हैं। आप यहाँ पे जाइए और इसमें जाकर MCQs करिए, क्योंकि ये MCQ एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, तो यहाँ ये उसका लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है। कोई भी डाउट हो, कोई भी बात करनी हो आपको रिगार्डिंग सोशियोलॉजी, यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।